तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन में मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे, बहुत सिलेक्टिव और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो होप कि आप उसको दोबारा से सॉल्व कर लिए होंगे लेक्चर खत्म होने के बाद। और आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। निट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, निट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो निट में अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आता है तो मोशन अंडर ग्रेविटी से आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक एक चीज समझना, जितना इंपॉर्टेंट हर चीज बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो 20 रिजल्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलो, मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अरे सर, आपने कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब बताया था कि कहीं भी अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रहा हो और स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही हो तो हम लोग जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं उसको लगा सकते हैं। तो क्या सर यहां भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। मतलब कि जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, और एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 है। ये सारे इक्वेशन यहां भी वैलिड होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में। ठीक है, बात समझ में है आई? हाँ, बात समझ में। याद रखना कि अगर आप डे टू डे लाइफ में देखोगे तो वहां पे एयर भी होता है, ठीक है ना। क्या होता है? हवा भी चलती होती है। यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स होंगे वहां पे एयर रेजिस्टेंस क्या होगा? नेग्लेजिबल होगा। एयर रेजिस्टेंस मतलब हवा को तुम मान के नहीं चल रहे हो, हवा प्रेजेंट नहीं है, नेग्लेजिबल, ठीक ना। सिर्फ ग्रेविटी लग रही होगी, ठीक है। ग्रेविटी कौन लगाता है? धरती माता लगाती है, धरती लगाता है। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। तो ये चारों इक्वेशन आप लगा सकते हो, और ये चारों इक्वेशन लगाते समय इतना ध्यान रखना ये सब वेक्टर होता है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे बता चुका हूं, मैं सिंपली लिखूंगा, लेकिन सब कुछ वेक्टर होता है तो साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे मैंडेटरी होगा। बस यहाँ पे एक चीज चेंज हो जाती है कि जो ए है ना उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो जी के इक्वल लेना होता है। व्हाट इज जी? जी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कौन लगाता है? ये लगाता है अर्थ। और इसका जो डायरेक्शन होता है, इस एक्सीलरेशन को जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन है तो डायरेक्शन तो होगा ही, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ठीक है। इस जी की एक वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इसकी वैल्यू 9.8 नहीं लेनी है, तुमको 10 लेनी है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि 10 अगर आपको लेनी है तो 10 ही लेना, और अगर मेंशन ना किया हो तो 9.8 ही लेना, ठीक है। तो सर हमको समझ में आता है कि सारे इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं, बस एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसके जगह हम लोग 9.8 हमेशा लेंगे अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो। सर ये मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है, समझो बात। मोशन अंडर ग्रेविटी दो तरीके का होता है, एक स्ट्रेट लाइन में फेंको, एक प्रोजेक्टाइल में फेंको। तो प्रोजेक्टाइल तो आप बाद में पढ़ोगे, पहले मोशन अंडर ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन में पढ़ाता हूं। मान लो एक बॉल ली और फटाक से ऊपर फेंके, सीधे ऐसे सीधे फेंके तुम, मतलब तुम्हारे पास एक बॉल है, एक बॉल है और तुम उसको ऊपर फेंके। तुम मान लो ग्राउंड पे खड़े थे और इसको ऊपर फेंके, इस बॉल को, बॉल था ऐसे ऊपर फेंक दिया, डायरेक्ट स्ट्रेट फेंक दिए, ठीक है सर, हमने फेंक दिया। तो अगर तुमने ऊपर फेंका तो आप देखते होगे कि थोड़ी देर बाद वो ऊपर जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है? वो नीचे आ जाता है। तो सर ने बताया था कि ये ऐसे जाएगा, अभी अभी बताया सर ने कि ऐसे ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर ये नीचे आ जाएगा। तो आपने किस स्पीड से फेंका है? मान लो उसको यू है, जिस स्पीड से तुमने फेंका यू है। अब जाहिर सी बात है अगर इसको ऊपर कहीं ना कहीं जाके रुकना है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा, और अगर इसको जीरो करना है और वेलोसिटी ऊपर है तो एक एक्सेलरेशन नीचे लगना ही होगा, तभी तो वेलोसिटी कम होगी, जीरो होगी। सर ने बताया था एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी जाके वेलोसिटी जीरो हो सकती है, तभी तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तभी यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा, उसके बाद ये जीरो क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जो कि हमेशा नीचे लगता है। देखो वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा
हमेशा नीचे लगता है, हमेशा नीचे लगता है, याद रखना, ठीक है। तो ऊपर गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगी, बॉडी यहां पे जाके कहीं ना कहीं रुकेगी क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। उसके बाद जब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन हमेशा लगते रहता है, ये नहीं कि ये जी नहीं लगेगा, जी हमेशा लगते रहेगा, ठीक है, और हमेशा नीचे की ओर ही लगता रहेगा। तो यहाँ वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन जैसे ये ऊपर पहुंचेगा उसको एक्सेलरेशन अभी भी यहाँ पे लग रहा है, तो जो धरती माता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा के उसको दोबारा यहाँ पे नीचे ले आएंगी। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। तो देखो आप स्ट्रेट लाइन में फेंके और एक ऐसी एक्सेलरेशन लग रही है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब स्ट्रेट लाइन में भी मोशन हो रहा है और मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो रहा है। तो ये चारों इक्वेशन आप लगा सकते हो। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। बस एक की जगह क्या रख देना है, अगर ए है तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड तो ए की जगह क्या रख देना है, जी रख देना है। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जी एक्सेलरेशन ही है, बस इसका नामकरण सोनू मोनू ठोनू कर दिया गया है, इंसान एक ही है, ठीक है। मतलब वो एक्सेलरेशन की ही बात हो रही है, एक स्पेशल एक्सेलरेशन जो धरती माता लगाती हैं, नीचे आपको खींच लेती हैं, उसको क्या नाम दे दिया गया, जी नाम दे दिया गया। अरे भाई नाम दे रहे थे धरती माता का फोर्स, की का नाम दे दिए, धरती माता का फोर्स पढ़ने में मजा भी आता, कुछ भी नाम दे लो भाई, आपको तो मार्क्स सिक्योर करने हैं बस। हाँ सर, बात समझ में आती है। अरे बोलो झमाझम इसी बात पे। और वैसे ही तुम्हारा क्या हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस हो गया, और एसेंथ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह जी रख दो, जी बाई टू टू एन माइनस वन। ध्यान रखना एक की जगह बस जी रख दिए, सारी चीजें वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो साइन कन्वेंशन मैंडेटरी है, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट यू वेक्टर और ये तो मैग्नीट्यूड होता था, मैग्नीट्यूड होता था, ये जी वेक्टर और ये एस वेक्टर, ये एस वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट ये यू वेक्टर और ये जी वेक्टर, सारी चीजें सेम है भाई, बस एक जगह जी रख देना। मतलब उस समय एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन होता था, लेकिन अब वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिए तुम तो समझ जाना वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो समझ जाना अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो वहां पे जी की वैल्यू दी नहीं रहेगी, जी की वैल्यू हमको पता रहेगी कि 9.8 लेनी ही लेनी है, ठीक है। और अगर मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि 10 लेना है तो 10 ले लेना। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन जैसे तुम लगाते थे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, ठीक है ना, सेम वैसे यहां पे भी यूज करोगे। बस स्ट्रेट लाइन मोशन ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें कैसे हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी, कार ऐसे जा रहा था रोड पे, अब बॉडी को तुम ऐसे फेंक रहे हो, तो है तो स्ट्रेट लाइन ही ना, सारी चीजें सेम है, बस एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल गई है, और जो इस साइड डायरेक्शन में हो रहा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन अब इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब चलो कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बता देता हूं जो सच में इंपॉर्टेंट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में देखोगे, या फिर कहीं भी देखोगे तो बहुत सारे रिजल्ट बताए जाते हैं, वो कोई जरूरत नहीं है रिजल्ट पढ़ने की भाई, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़ना, क्वेश्चन भी बनाने, फिजिक्स में 30 चैप्टर है, सब में फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, कितना याद रखोगे भाई। तो सारे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो मैं डिटेल में कवर कर दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन जो फालतू में कोई जरूरत नहीं है भाई, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भाई पढ़ाया जाता है जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी करते हैं, जेई एडवांस की तैयारी करते हैं, ये प्योरली नीट लेवल पर है। हाँ सर, बात समझ में आती है। चलो पहला रिजल्ट देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मतलब जो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है, हमेशा हम लोग ये तीनों फॉर्मूला लगाएंगे, चारों फॉर्मूला लगाएंगे, वो मान के चलेंगे कि हवा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आपसे क्या बोला जा रहा है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझना। ये क्या बोल रहा है, ये बोला जा रहा है कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब हम समझ गए सर, किसी को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी लग रही है। तो जिस स्पीड से इस बॉल को फेंके थे, सुनना, जिस स्पीड से बॉल को तुमने फेंका था ये ऊपर जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा, वो कहीं पे जाके रुक जाएगा। अच्छा, कहीं पे रुकेगा, वो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, क्योंकि भाई जहां पे वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो उसके ऊपर वो थोड़ी जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई,
ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन अभी भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। क्या करेगा, ये इसको नीचे खींच के लाएगा, इसी वाले बॉडी को नीचे खींच के लाएगा, और नीचे खींच के लाएगा और दोबारा ये टकराएगा यहाँ पे। ठीक है, दोबारा यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे समझ में आया। तो टकराएगा, तो जिस स्पीड से आप फेंके थे ना उसी स्पीड से टकराता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोशन अंडर ग्रेविटी का नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला है, जिस स्पीड से तुमने फेंका ये ऊपर जाएगा, दोबारा नीचे आएगा, फिर ग्राउंड को हिट करेगा ना, तो जिस स्पीड से तुमने फेंका उसी स्पीड से ग्राउंड को वो क्या करेगा, हिट करेगा। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ पे स्पीड होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि वेलोसिटी क्या है, जस्ट रिवर्स हो गई है। जब आप ऊपर फेंके थे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, ये था। अब जब टकरा रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो ये हो गया है। तो इसको देखो और इसको देखो, जस्ट रिवर्स हो गई है। तो वेलोसिटी इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन बदल चुका है, लेकिन स्पीड इक्वल है। इस चीज को नोट कर लेना भाई। आई बात समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में। ठीक है, तो जिस स्पीड से फेंकोगे उसी स्पीड से इसको स्ट्राइक करेगा। ठीक है सर। दूसरा, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। बाप रे बाप, एसेंट और डिसेंट क्या होता है सर? सुनो, अगर किसी बॉडी को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो जब ये ऊपर जाता है ना, तो इस ऊपर जाने वाले जर्नी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंट। क्या बोलते हैं, एसेंट। और जब ये ऊपर जाएगा तो सर ने बताया कभी ना कभी वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद ये क्या होगा, ये नीचे भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी आ जाएगा। तो जो नीचे आने वाला मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, डिसेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर जाने को एसेंट बोलते हैं। बात आई समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या बोला, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम इस बॉडी को, मान लो तुमने यू स्पीड से फेंका, जितना टाइम इस बॉडी को ऊपर जाने में लगेगा, मतलब यहां से यहां तक, उतना ही इस टाइम इस बॉडी को ऊपर से नीचे आने में टाइम लगेगा। मतलब मैं बोलूं कि मान लो एक बॉडी को तुमने ऊपर फेंका, ठीक है ना, ऊपर तुमने ऐसे फेंका, याद रखना एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई हवा प्रेजेंट नहीं है, और ये ऊपर टॉप मोस्ट हाइट पे जाने में, टॉप मोस्ट हाइट मतलब क्या, ऊपर ये कहां पे जा सकता है, ऊपर वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, जहां तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। कहीं भी अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो ऊपर और नहीं जा सकता है, जो कि एक्सेलरेशन ऊपर नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लग रहा है। जी, मैं बोलूं कि ये नीचे से अपने टॉप मोस्ट हाइट जाने में, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकंड लग रहा है। तो बताओ कि जब ऊपर गया, यहाँ पे रुक गया, फिर ऊपर से नीचे भी तो आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो बताओ ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 2 सेकंड ही लगेगा। ये है इसका मतलब, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब एक बॉडी को वर्टिकली जब अपवर्ड फेंकोगे मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, तो जितना ऊपर टाइम जाने में लगेगा उतना ऊपर से नीचे आने में टाइम लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। चलो, बात समझ में आई। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तुम्हारा। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड। सेकेंड बॉडी इतना, ठीक है। चलो यार, तुमको समझा देता हूं डायरेक्ट, पढ़ के मैं क्या बताता रहा हूं वो तो आप नोट्स में भी लिख लोगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, आपको बस रिजल्ट से मतलब है, ठीक है ना। तो मैं रिजल्ट आपको बता दे रहा हूं, क्या है रिजल्ट। मान लो तुम्हारे पास एक टावर है, एक टावर है। इस टावर पे तुम क्या हो, टावर पे तुम खड़े हो, क्या हो, तुम टावर पे खड़े हो, ठीक है। और तुम्हारे पास 3 बॉल्स हैं। क्या है, तुम्हारे पास 3 बॉल्स हैं। एक बॉल को तुमने क्या किया है, यहां से v स्पीड से फेंका है ऊपर, उसी सेम टाइम पर, याद रखना, उसी सेम टाइम पर तुमने क्या किया है, एक दूसरी बॉल को नीचे फेंका है v स्पीड से, ठीक है। और उसी सेम टाइम पे तुमने जो तीसरी बॉल को है सिंपली गिरा दिया है। क्या कर दिया है, सिंपली गिरा दिया है। सिंपली गिराने का एक फिजिक्स लैंग्वेज होता है फ्री फॉल। क्या होता है, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि जो इनिशियल स्पीड है वो जीरो होगी, इनिशियल स्पीड इसकी जीरो है। कहीं भी अगर फ्री फॉल लिखा हो ना, या फिर लिखा हो ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, तो समझ जाना कि उस बॉडी को इनिशियली जीरो स्पीड से गिराया जा रहा है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो है, ठीक है। मान लो ये जो फ्री फॉलिंग वाली बॉडी है उसको ग्राउंड पे हिट करने में t3 सेकंड लग रहा है, मतलब t3 टाइम लग रहा है। इस वाले बॉडी को जो ऊपर फेंको v स्पीड से, वो ऊपर जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने फेंका है, फिर कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये दोबारा आएगा ऐसे 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 करके, फिर दोबारा यहाँ पे हिट करेगा। मान लो ये पूरा टाइम इसको लग रहा है T1 सेकंड ग्राउंड को हिट करने में, ठीक है। और जिसको आपने डायरेक्ट फेंका था नीचे, उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको T2 टाइम लग रहा है नीचे आने में, ग्राउंड को हिट करने में। तो T3 T1 और T2 में रिलेशन होता है T3 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, नहीं तो उसका 2 पेज में डिराइव ही करते रह जाओगे। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। वही लिखा हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में, आप पढ़ के देख सकते हो, पढ़ के जरूर देखना ताकि ज्यादा क्लियर हो सके कि वर्ड्स में ये कैसे इसको बोलेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। क्या बोला सर आपने? दोबारा रिपीट करो। अरे रिवाइंड करके देख लो भाई, क्लासरूम प्रोग्राम नहीं है कि क्लास में पढ़ा रहा हूँ और दोबारा बोलना पड़ेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है। हाँ सर, बात समझ में आती है। बस इतना अगर आप भाई साहब समझ लिए तो मोशन अंडर ग्रेविटी का काम खत्म। अब देखो क्वेश्चन का अप्रोच। क्वेश्चन सीखना भाई, जितना क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ना, बहुत सिलेक्टिव करवा रहा हूं और डिटेल में इसीलिए समझाता हूं क्योंकि भाई आप 20 क्वेश्चन ही करो, आप 50 क्वेश्चन ही करो, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना भाई, तो 100 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर तो ऐसे उखाड़ के आओगे। टेस्ट सीरीज आप दोगे तो आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, अच्छी खासी स्पीड तो बढ़ ही जाएगी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट का जो मजा है ना फिजिक्स में, उस चीज को सीख जाओगे ना, तो लगेगा वाह भाई, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। नीट तो यार टफ ही नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा। चलो, अ बॉय रिलीज्ड अ बॉल, रिलीज्ड अ बॉल, कहीं भी रिलीज्ड लिखा हो तो समझ जाना कि इनिशियल स्पीड 0 होती है। सब कुछ नोट करते जाना, एक एक चीज बताऊंगा, हर एक पॉइंट में मेरे डिटेलिंग होती है, उस चीज को नोट किया करो, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो क्या किया है, एक बॉय खड़ा है, एक लड़का खड़ा है यहाँ पर बिल्डिंग पे, ठीक है तुम्हारा, और यहां से उसने क्या किया, एक बॉल को रिलीज कर दिया, एक बॉल को उसने क्या कर दिया, गिरा दिया, मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है सर कि ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। इट विल क्लियर अ विंडो 2 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस 10 मीटर बिलो द टॉप। पहले ये पढ़ो, एट अ डिस्टेंस 10 मीटर बिलो द टॉप। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या है, ये है, इससे 10 मीटर नीचे क्या है, एक खिड़की है। खिड़की कितना मीटर हाई है, 2 मीटर हाई है, मतलब खिड़की का जो लेंथ है, ये खिड़की है तुम्हारा, यहाँ पे ये खिड़की है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, खिड़की है, ये है तुम्हारा विंडो, ये क्या है तुम्हारा, विंडो है। इसकी लेंथ कितनी है तुम्हारे पास दी हुई है, 2 मीटर हाई है। तो बोल रहा है कि इस विंडो को, इट विल क्लियर अ विंडो, इस विंडो को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब आपको टाइम बताना है कि ये 2 मीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो, अब क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो, लेकिन सर सबसे पहले आपने बोला था साइन कन्वेंशन मान लो, ठीक है। तो ऊपर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं और नीचे के डायरेक्शन को मुझे निगेटिव मानना ही होगा, क्योंकि सर ने बताया था कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव मानना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर्स आ रहा है यहाँ पे, कहीं भी वेक्टर आएगा आगे जाके तो साइन कन्वेंशन को यूज करना ही पड़ेगा, याद रखना। बाद में जब अलग चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। आप कुछ भी मान लो, आप नीचे भी पॉजिटिव मान सकते हो, ऊपर भी निगेटिव मान सकते हो, आंसरवा तो सेम आएगा। मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन में मैं समझा चुका था आपको, ठीक है। चलो, ठीक है, बात समझ में आती है सर। अच्छा, अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करूं कि मैं फाइंड कर लूं कि यहां से यहां तक, देखो मतलब ये 10 और ये 2, मतलब 12 मीटर ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, इस बॉल को। और मैं ये फाइंड कर लूं कि इतना 10 मीटर ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, तब मैं अगर इन दोनों टाइम को माइनस कर दूं तो इतना टाइम और इतना टाइम माइनस कर दूंगा तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि इतने डिस्टेंस को उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। बस फिर ये कैसे समझेंगे, प्रैक्टिस करते करते दिमाग खुद ना खुद खुलने लगेगा। ये नहीं कि कोई ट्रिक है बता दीजिए कैसे ये सोचा जाएगा, प्रैक्टिस इज द ओनली ट्रिक। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में। अरे बोलो झमाझम। अब देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर मान लिए, नीचे निगेटिव डायरेक्शन मान लिए। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ रही, आगे बताओ सर। चलो, तो क्या करते हैं हम लोग, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, और देखो सेम डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमको पता है सर कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब ड्रॉप किया गया तो u तो 0 है, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो अगर इस पूरे डिस्टेंस को s1 मान लूं और इसको s2 मान लूं, डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है।
तो मैं नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव माना हूं, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, s इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ इंटू ए एक्सीलरेशन। ग्रेविटी किधर लगता है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगता है, और इसकी वैल्यू कितनी लेनी है तुमको, 9.8 लेनी ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 मान के चलता हूं, ठीक है, 10 मान के चलता हूं, ठीक है। तो ये तुम्हारा किस डायरेक्शन में, निगेटिव, क्योंकि नीचे, तो यहाँ -10 रखोगे, याद रखना क्या होगा, -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो ये 10 और ये 2 12, अरे भाई ये चीज डिस्प्लेसमेंट होती थी ना, याद करो, तो ये डायरेक्शन तुम निगेटिव माने हो, ठीक है ना, देखो ये बॉडी जो है ये नीचे आ रही है, नीचे वाले डायरेक्शन में आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो इसका मतलब तुमको इसको निगेटिव रखना होगा, तो ये -12 रखोगे, -12 इज इक्वल टू हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। अब कट्टम कुट्टम करो भाई, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 24 और ये कितना आ गया, टी इज इक्वल टू √2.4 सेकेंड आ गया, ठीक है ना, ये T1 इसको मान लेते हैं, ठीक है सर, चलो इतना समझ में आ गया। अब ये जो तुम्हारे पास टाइम है निकालना है, ये S2 के लिए, तो मैं S2 क्या लिखूंगा, S2 इज इक्वल टू मैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखूंगा, फिर से U0 तो ये 0 हो जाएगा तुम्हारे पास, तो S2 क्या लिखूंगा, S2 तुम्हारा अब लिखूंगा -10, क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो -10 इज इक्वल टू हाफ इंटू -10 एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारे पास कितना आया, 10 कैंसिल हो गया, तो T2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, √2 सेकेंड आ गई, इसको मैं T2 मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्या टाइम था, T1 था, और ये था तुम्हारा T2, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना ट्रैवल करने में और इतना, तो इतने का टाइम मिल जाएगा तुमको, दोनों को माइनस कर दो, तो दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू √2.4 माइनस √2। अब देखो दो वैल्यूज हमेशा याद रखना, √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732, ये मुंह पे याद होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.414 होगी, माइनस √2.4 की वैल्यू। अब सर क्या इसका अंडर रूट निकालने बैठे, ना भाई अंडर रूट निकालने मत बैठना, अप्रोक्सीमेशन करो। देखो अगर इससे तुम जस्ट वैल्यू कोई ऐसी ले लो जिसकी वैल्यू तुमको पता हो, जैसे तुमको √3 की वैल्यू तुमको पता है, ये दोनों वैल्यू हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो √3 अगर तुम ले लेते तो ये तुम्हारा 1.732 होता, और इसको इससे माइनस करते तो तुम्हारा कितना होगा, 1.732 और 1.414, तो ये तुम्हारे पास कितना हुआ, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, और ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 7 में से 4 गया 7 में से 4 गया 3, और 1 में से 1 गया, 0.318 आ गया, कितना आ गया, 0.318 आ गया, ठीक है। तो देखो √3 की वैल्यू 1.732 आई है, ठीक है ना, तो 1.732 से तो कुछ ये वैल्यू कम ही होगी ना, तो जब बड़ी वैल्यू को इसमें से माइनस करे थे तो 0.318 हो रही थी, ठीक है। तो अगर ये √3 से तो कम है, तो 1.732 से तो कुछ वैल्यू कमी होगी इससे, तो उसमें से -√2 माइनस करोगे तो क्या होगा, इससे तो वैल्यू छोटी ही आएगी ना, तो 0.3 से छोटा ही आंसर आएगा, 0.3 से छोटा सिर्फ इसमें ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो अंडर रूट मत लगाना भाई, क्या सर बोल दिए, 4 बार रिवाइंड करो, कान से सुनो, प्लेबैक स्पीड कम करके, बहुत अच्छी चीज मैंने बताई है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं भाई, एकदम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डालता हूं ताकि आप हर चीज सीख सको, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस टीचर पे भरोसा रखना, ये नहीं कंपेयर करने लगना कि वहां से 20 रिजल्ट, अरे भाई 20 रिजल्ट भी आप याद करके देख लो, कोई काम नहीं आने वाला नीट के, जितना रिजल्ट आएगा उतना सब मैं बता दूंगा। क्वेश्चन का अप्रोच मैच करके देखना कि क्वेश्चन वहां कैसे बता जाते हैं, आप 50 क्वेश्चन करवा दो, लो भाई एकदम धड़ 30 सेकंड में सोल्व करके बताते जा रहे हैं, आप सीखोगे क्या भाई, पहले सीखो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है, आप क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, सर ने बोला था कहीं भी फ्री फॉल या फॉल वाला टर्म हो गया तो समझ जाना कि वहां भी इनिशियल स्पीड 0, सब कुछ लिखते जाना भाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऐसे फेंकना, फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, द टू स्टोन्स विल मीट आफ्टर। देखो क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, मान लो तुम्हारे पास एक टावर है, ठीक है, टावर है, तुमने क्या किया, एक स्टोन को यहां से इज अलाउड टू फॉल, मतलब जस्ट रिलीज किया तुमने, उसका मतलब होता है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 होगी,
उसी समय तुमने क्या किया कि एक 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 अनदर स्टोन को सेम उसी टाइम पर, देखो एट द सेम टाइम, देखो एट द सेम टाइम पे तुमने क्या किया, एक स्टोन को 25 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया। और ये जो टावर है उसकी जो हाइट है वो गिवन है 100 मीटर। तो बोला जा रहा है कि बताओ कि ये कितने टाइम बाद दोनों स्टोन्स मीट करेंगे। सिंपल सी बात है, अब साफ साफ खुली खुली टुकुर टुकुर आंखों से देख सकते हो, ये कभी ना कभी आके यहाँ पे ब्रूम टकरा जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि ये कवर किया है x डिस्टेंस, तो टकराने के लिए अगर ये x डिस्टेंस कवर किया है, ये पूरा 100 है, तो इसको कितना कवर करना होगा, 100 माइनस x कवर करना होगा। ये तो हमको दिख रहा है। मान लेते हैं कि t टाइम बाद, t सेकेंड्स बाद वो क्या कर दे रहे हैं, टकरा जा रहे हैं। टकराने को बोलते हैं कॉलिजन। वो दोनों क्या कर जा रहे हैं, कोलाइड कर जा रहे हैं। ठीक है, मीट कर जा रहे हैं। ठीक, तो सुनो, अगर इस बॉडी के लिए मैं नीचे के डायरेक्शन को देखो अब पॉजिटिव मान लेता हूं और ऊपर के डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूं, आप कुछ भी मान लो, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, ऊपर को पॉजिटिव मान लो, आंसरवा सेम आने वाला। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चे हमेशा हमेशा उसको डिस्टेंस समझ के हमेशा प्लस रखते हैं, लेकिन कैसे डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव मानना अभी मैंने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया। ठीक है, डायरेक्शन कोई भी मानो अपर है, लेकिन उसी हिसाब से वैल्यूज भी पुट करना। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए देखूं स्टोन नंबर 1 के लिए जो ऊपर से ड्रॉप कर दो, तो मैं उसके लिए अगर मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यू तो इसके लिए 0 है, ये स्टोन 1 के लिए लिख रहा हूं, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, अच्छा बात समझ में आती है सर। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हूं, आप कुछ भी मान सको। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि साइन कन्वेंशन कुछ भी मान लो, आंसर सेम आने वाला है। पिछले वाले में क्या कहता है, नीचे को नेगेटिव माना था, ऊपर को पॉजिटिव माना था। इसमें नीचे पॉजिटिव मानना है, ऊपर नेगेटिव मानना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मान लो। तो s के जगह तुम्हारे पास क्या x है, देखो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, ये तुम्हारा कितना होगा, हाफ इंटू, अब यहाँ प्लस जी होगा क्योंकि जी तो हमेशा नीचे लग रहा है और नीचे के डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव माना है, इंटू जी इंटू टी स्क्वायर हो गया। ये हो गया तुम्हारे पास स्टोन 1 के लिए। अब स्टोन 2 की बात करते हैं। तो स्टोन 2 की अगर हम लोग बात करेंगे, स्टोन 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यही सेम इक्वेशन लगा रहे हैं, लेकिन इस सेम इक्वेशन में तुम्हारा क्या होगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की। अब इसके लिए तुम्हारे पास u0 नहीं है, इसको तुम किसी स्पीड से फेंको, 25 से तुम फेंके हो, क्या फेंके हो, 25 से तुम फेंके हो, क्या फेंके हो, 25 से तुम फेंके हो। ठीक है, अच्छा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी, मतलब तुम्हारे पास कितना हुआ 25 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे मुंह उठा के मत लगा देना, पहले साइन कन्वेंशन देखो, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, ऊपर के डायरेक्शन को निगेटिव मानो। तो इस बॉडी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऊपर का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है, तो यहां माइनस साइन लगा देना। ठीक है, सब कुछ समझा रहा हूं। अच्छा, और इस बॉडी के लिए ऊपर के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी होती है वो यू वेक्टर होता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो ऊपर के डायरेक्शन को तुमने निगेटिव माना, तो यहां भी प्यार मोहब्बत से माइनस लगा देना। ठीक है, अच्छा, और एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रहा है, देखो ये लग रहा है तुम्हारा नीचे के डायरेक्शन। नीचे के डायरेक्शन तुमने क्या माना है, यहाँ पे पॉजिटिव माना, तो यहाँ पे तो प्लस जी ही रहेगा। बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई। तो देखो माइनस पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 100 माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25t, और ये हो जाएगा माइनस इंटू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि तुमको निकालना टाइम टी निकालना है, कितने बार वो मीट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 100 माइनस एक्स, एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, तो x प्लस 100 माइनस एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो जरा, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये और ये कट्टम कुट्टुम हो गया, और ये और ये कट्टम कुट्टुम हो गया, तो ये कितना आ गया, 100 इज इक्वल टू 25 इंटू टी, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया। तो 4 सेकेंड बाद वो मीट कर जाएंगे, याद रखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसका एक शॉर्ट ट्रिक तुमको चलो बता देता हूं। कभी भी मान लो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आया है कि एक स्टोन को क्या किया गया, यहां से गिराया गया है, सुनना क्या किया गया है, गिराया गया है, और एक स्टोन को यहां से फेंका गया है स्पीड यू से,
और इन दोनों के बीच का जो हाइट दिया है वो दिया हुआ है h। और तुमको अगर पूछा जाए बताओ कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, कितने टाइम बाद क्या करेंगे वो मिलेंगे, तो आप क्या कर देना, दिस h इज इक्वल टू u इंटू टी कर देना, तो तुमको मिल जाएगा। देखो जैसे इस क्वेश्चन में याद रखना या इनिशियल स्पीड यहाँ 0 होनी चाहिए इस वाले स्टोन की, और इसको किसी स्पीड से फेंकना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, u की वैल्यू 25 है, क्या रख दिया 25 इंटू टी। h कितना है, जहां से गिराया गया है देखो 100 है, ये कट्टम कुट्टुम हो गया तो देखो 4 सेकंड, एक लाइन में तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो मेथड से भी मैंने बता दिया, कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टनाटन 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 चना गो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन। द वाटर ड्रॉप फॉल्स, फॉल्स मतलब क्या, u इज इक्वल टू 0, सर ने बता चुका है। एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल मतलब क्या होता है कि मान लो एक बॉल को तुमने ऐसे करके गिराया, ठीक है, तो दूसरे बॉल को तुम कब गिराओगे, मान लो 1 सेकंड बाद गिरा रहे हो, तो तीसरे बॉल को भी तुम कब गिराओगे, 1 सेकंड के बाद गिराओगे। मतलब तुम्हारे पास 4 बॉल है, मान लो 4 बॉल को गिराना है, ठीक है, एक बॉल गिरा दी, दूसरा बॉल मान लो तुमने 1 सेकंड बाद क्या किया, तुमने गिराया। अब तुमको अगर बोला जा रहा है कि रेगुलर इंटरवल पे गिराओ, तो तुम थर्ड बॉल को क्या गिराओगे, 1 सेकंड बाद ही गिराओगे। फोर्थ बॉल को कब गिराओगे, 1 सेकंड बाद ही गिराओगे। मतलब रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या होता है कि टाइम गैप जो होना चाहिए, टाइम गैप जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। The water drop falls at regular intervals from a tap 5 मीटर above the ground। मतलब क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास क्वेश्चन में, तुम्हारे पास एक नल है भाई साहब, क्या है तुम्हारे पास, एक नल है, ठीक है, ठीक है, यहां से पानी गिर रहा है ग्राउंड से, ये जो नल है वो कितना ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। इसमें से ड्रॉप गिर रहा है, तो जब फर्स्ट ड्रॉप यहां पे गिरा ग्राउंड पे, ये कौन सा ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप है, तब यहां से थर्ड ड्रॉप निकल रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो सेकंड ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप कहीं ना कहीं बीच में गिर गया होगा, क्योंकि ये तो थर्ड ड्रॉप है ना भाई, और ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट ड्रॉप है ना, और ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा सेकंड ड्रॉप, ठीक है। तो आपसे बोला क्या जा रहा है, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो ये जो सेकेंड वाला ड्रॉप है ना, वो ग्राउंड से कितने ऊपर होगा, कब, जब तुम्हारा ये फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे हिट कर गया होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा, सुनना। पहले फाइंड करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला ड्रॉप है उसको टाइम कितना लग रहा है ग्राउंड पे पहुंचने में। तो देखो, अगर मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊंगा, तो सबसे पहले मान लो पॉजिटिव निगेटिव, तो मैं नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव मान लेता हूँ, ऊपर को पॉजिटिव मान लेता हूँ। अब कुछ भी मान लो भाई, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड तो 0 होगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, फॉल कर रहे हैं सारे ड्रॉप। इनिशियल स्पीड यहाँ पे 0 है हर ड्रॉप की, ठीक है, तो ये 0 हो गया। नीचे हमेशा g लगता है, तो g निगेटिव रखना, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट, तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू माइनस जी, मतलब तुम्हारा कितना हुआ, -10 लेके चलते हैं हम लोग, यहाँ पे 10 लेके चलते हैं जी की वैल्यू, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड इंटू टी स्क्वायर। आप 10 ले लो 9.10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम ही आता है, इंटू टी स्क्वायर। अब s कितना रखेंगे, देखो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर मत रख देना, ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, और तुम ड्रॉप को गिराया तो ड्रॉप नीचे आ रहा है, और नीचे के डायरेक्शन को आपने निगेटिव माना है, इसलिए यहाँ पे -5 लिखोगे आप, इज इक्वल टू हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। हमेशा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना भाई, इसीलिए एकदम बच्चे की तरह समझा रहा हूँ। तो माइनस माइनस कट्टम कुट्टुम हो गया, और इसको सॉल्व करोगे तो टी इज इक्वल टू 1 सेकंड आ गया। मतलब 1 सेकंड में क्या हुआ, 1 सेकंड में क्या हुआ, ये ड्रॉप यहाँ पे गिर जा रहा है। तो सर ने समझाया रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास 4 बॉल है, एक बॉल तुमने गिरा दिया, तुमने दूसरा बॉल अगर 1 सेकंड बाद गिराया, या फिर मान लो तुमने दूसरा बॉल 2 सेकंड बाद गिराया, तो तीसरा बॉल भी तुमको 2 सेकंड बाद गिराना होगा, चौथा बॉल भी तुमको 2 सेकंड बाद गिराना होगा। मतलब टाइम गैप 2 बॉल के बीच में कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आई। अब देखो, फर्स्ट ड्रॉप 1 सेकंड में क्या कर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है। जब फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे हिट कर रहा है, तब थर्ड ड्रॉप टैप से निकलना क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो तुम्हारे पास 3 ड्रॉप है, तुम्हारे पास 1 2 और 3 ड्रॉप है यहाँ पे। ये जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो यहाँ से ये जस्ट गिरा ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 2 ड्रॉप गिर जा रही है। 1 सेकेंड में जब ये हिट किया तो 2 ड्रॉप गिर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड, हर 2 ड्रॉप के बीच में हाफ सेकेंड का गैप है।
हाफ सेकंड का गैप है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। जैसे मान लो कि अगर दो बॉल्स हैं तुम्हारे पास, 3 बॉल्स हैं तुम्हारे पास। जैसे ही ये बॉल गिरा यहाँ पे, मान लो t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ पे गिरा, t इक्वल टू 4 सेकंड पे गिरा, तो तुमने क्या किया है, जैसे ही गिरा तुम थर्ड बॉल को उस समय गिरा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये हिट कर रहे हो उसके बाद हवे में 2 बॉल है, तो हवे में 2 बॉल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस 4 सेकंड में तुम 2 बॉल और गिरा रहे हो। तो एक बॉल, हर 2 बॉल के बीच में गैप कितना हो जाएगा, 2-2 सेकंड का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2-2 सेकंड का हो जाएगा। वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, वही यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि अगर जैसे ही 1 सेकंड में ये ग्राउंड को हिट कर जा रहा है, वह तब ये थर्ड ड्रॉप जो है गिरना शुरू कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 2 ड्रॉप के बीच में तुम्हारा जो गैप होगा वो कितना होगा, हाफ सेकंड का होगा। टाइम गैप तो कांस्टेंट है ना भाई, इन दोनों के बीच में टाइम गैप तो कांस्टेंट है, टाइम गैप तो कांस्टेंट है। तो इसके गैप में मान लो t टाइम लग रहा है, इसमें भी तुम्हारे पास t टाइम लग रहा है, ठीक है ना। ऐसे अगर तुमने नहीं निकाल समझे तो ऐसे समझ लो, ये रेगुलर इंटरवल्स है तुम्हारे वाटर ड्रॉप के बीच में। तो देखो तुम्हारा थर्ड ड्रॉप है ये, और ये फर्स्ट है और ये सेकंड ड्रॉप है, तो रेगुलर टाइम इंटरवल रखना है। तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप मान लो t है, तो इसमें भी t होना चाहिए। तो t प्लस t 2t हो गया, और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड टाइम लग रहा है। तो 2t इज इक्वल टू 1 हो गया, 2t इज इक्वल टू 1 हो गया, तो t इज इक्वल टू हाफ सेकंड हो गया। तो अगर लॉजिकली नहीं समझ पाए तो मैथमेटिकली भी मैंने बहुत सुंदर तरीके से आपको समझा दिया, तो समझ गए। तो हाफ सेकंड का गैप है तुम्हारा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ड्रॉप है वो हाफ सेकंड कवर करके नीचे आ गया होगा। तो हाफ सेकंड में मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं कि वो कितना कवर किया है, तो निकाल लेते हैं। चलो, तो निकालोगे तो तुम्हारा कितना होगा, चलो इस ड्रॉप के लिए, सेकंड ड्रॉप के लिए, तो सेकंड ड्रॉप के लिए तुम लिखोगे, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यू तो ऑलरेडी इसके लिए 0 है, क्योंकि हर जो ड्रॉप है वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड उसकी 0 है। तो तुम्हारे पास क्या होगा, h इज इक्वल टू हाफ इंटू एटी स्क्वायर हो गया। यूटी वाला टर्म 0 हो गया, इनिशियल स्पीड 0 है इसलिए। अच्छा, यही नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव माना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो s इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, जी की वैल्यू में 10 लेके चल रहा हूँ, तो ये तुम्हारे पास हो गया 5, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस 5 इंटू टी तुम्हारे पास कितना है, सेकंड ड्रॉप के लिए हाफ सेकंड वो ट्रेवल कर चुका है, ये हाफ स्क्वायर हो गया। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया भाई, -5/4। इसको सोल्व करो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -1.25 मीटर। ये निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है और नीचे का डायरेक्शन जो है वो निगेटिव है, इसलिए निगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस तुम लोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ, 1.25 मीटर हुआ। मतलब ये जो ड्रॉप है ये 1.25 मीटर पे है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में देख लो ध्यान से, 1.25 मीटर टिक मत मार देना, हाउ फार अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के कितना ऊपर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस तुमको फाइंड करना है, ये वाला। तो ये पूरा 5 है और ये तुमने फाइंड कर लिया 1.25, तो 5 में से 1.25 माइनस कर दो, तो 5 में से 1.25 माइनस करोगे तो 3.75 मीटर हो जाएगा। आंसर सी विल बी करेक्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मैंने बहुत बारीकी से समझाया है, इसलिए अच्छे से समझना। नहीं समझ में आया सर, हम हार नहीं मानेंगे, हार के आगे ही जीत है, ये बात सच है। जिस भी महापुरुष ने कहा कुछ तो सोच समझ के कहा होगा, तो बार बार सुनो, बार बार सीखो। एक बार अप्रोच सीख गया ना भाई तो फिजिक्स इजी हो जाएगी। अप्रोच नहीं सीखोगे तो 100 क्वेश्चन भी बना लो, माथा पीट लेगा, लास्ट में नहीं सोल्व होंगे क्वेश्चन, नया क्वेश्चन कोई भी दे देगा, नहीं बना पाओगे। कॉन्सेप्ट सीखो कि किस तरीके से अप्रोच मार रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाप रे बाप, इतना लंबा क्वेश्चन सर, अरे भाई कुछ नहीं है इसको। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, साफ साफ लिखा हुआ है ड्रॉप भी और रेस्ट से, तो u इज इक्वल टू 0 फ्रॉम अ हाइट, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव ऑफ 1 मीटर इट विल देन बी। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है मैं तुम्हें समझाता हूं अच्छे से। तुम क्वेश्चन पढ़ लिए, देखो मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि एक हाइट से क्या किया जा रहा है, किसी पार्टिकल को, हाँ किसी पार्टिकल को, उस पार्टिकल को मैं बॉल मान लेता हूं, बॉल को गिराया जा रहा है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। सक्सेसिव 1 मीटर में, मतलब मान लो ये कुछ हाइट है, ये किसी हाइट से गिराया जा रहा है, ये 1 मीटर है, और फिर ये 1 मीटर ट्रेवल किया, फिर ये 1 मीटर ट्रेवल किया, फिर ये 1 मीटर ट्रेवल किया। तो इस 1 मीटर को ट्रेवल करने में मान लो t1 टाइम लगा, इस 1 मीटर को ट्रेवल करने में t2 टाइम लगा,
इस 1 मीटर को T3 टाइम लगा, इस 1 मीटर को इस 1 मीटर को T4 टाइम लगा। तो तुमको T1 इस टू T2 इस टू T3 इस टू T4 इस टू डैश 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 ये तुमको बताना है। तो देखो T1 तो तुम फाइंड कर सकते हो आराम से। मैं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, ऊपर के डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब तो सीख गए होगे भाई, नीचे के डायरेक्शन में लगता है तो नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, ठीक है। और नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो और u क्या होगा? 0 होगा। तो मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहा हूँ तो तुम्हारे पास u तो तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। तो पहले 1 मीटर के लिए लगाता हूँ, शुरू के 1 मीटर के लिए। तो 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी, मतलब 10 इंटू टी स्क्वायर में लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 10 इंटू टी स्क्वायर में लिखता हूँ, ठीक है। चलो इन द रेशियो ऑफ डिफरेंस क्या पूछा है? टाइम टेकन। हाँ ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूँ, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू टी स्क्वायर, ये और ये देखो कट गया तुम्हारे, ये हो गया तुम्हारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 अंडर रूट। या फिर मैं क्या करता हूँ, जी को जी ही रखने देता हूँ तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। 1/1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से देखो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 2/जी आ जाएगी। बस सिंप्लीफाई किया हूं भाई और कुछ नहीं किया हूं। तो इसको T1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब T2 फाइंड करते हैं। T2 तुम्हारा क्या है? सक्सेसिव 1 मीटर। ये T2 टाइम इस 1 मीटर को कवर करने का कितना टाइम लग रहा है? तो मैं क्या करूंगा, अभी अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया है, मैं क्या करूंगा, इसको फाइंड करने के लिए इतने का टाइम फाइंड कर लूंगा और इतने का टाइम माइनस कर दूंगा, तो आपको इतने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। देख लो अच्छे से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले 1 + 1 टोटल 2 मीटर में कितना टाइम लग रहा है वो मैं करता हूं। तो 2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। यू तुम्हारे पास 0 है इस वाले पार्ट के लिए, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हो गया? t इज इक्वल टू अंडर रूट 4/g हो गया। ये किसके लिए टाइम आया? ये पूरा टाइम आया है, t ये पूरा टाइम आया है। तुमको बस इतने में फाइंड करना है। तो अगर इतने में तुमको बस फाइंड करना है तो तुमको पूरे में से ये माइनस करना पड़ेगा। T1 तुम फाइंड कर चुके हो, T1 तुम्हारे पास इतना है। तो तुमको T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? T2 इज इक्वल टू t मतलब अंडर रूट 4/g माइनस क्या करना होगा? T1 करना होगा, अंडर रूट 2/g करना होगा। कैसे क्यों करना होगा मैंने अभी अभी समझाया। तो क्या करो, यहाँ से अंडर रूट 2/g कॉमन निकालो। कॉमन निकालोगे तो देखो यहाँ पे रूट 2 - 1 आ जाएगा। आगे सॉल्व करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, आप बस T1 इस टू T2 निकाल कर देखो। T1 इस टू T2 तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा देखो। तो T1 इस टू T2 अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो कितना आ रहा है देखो। T1 तुम्हारा कितना है देखो, T1 की वैल्यू कहाँ है? T1 की वैल्यू है अंडर रूट 2/g। अंडर रूट 2/g हम लोग लिख दिए, ठीक है ना। अंडर रूट 2/g अगर हम लोग लिख दिए तो T2 की वैल्यू क्या है? T2 की वैल्यू है तुम्हारा अंडर रूट 2/g और रूट 2 - 1, तो मतलब अंडर रूट 2/g। जी यहाँ पे बस नहीं है भाई, यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, ध्यान रखना। और ये क्या है? अंडर रूट 2 - 1 है। तो कट्टम कुट्टुम करो भाई, कट्टम कुट्टुम हो गया। तो ये तुम्हारा कितना है? 1 इज टू रूट 2 - 1। इस 1 को तुम क्या लिख सकते हो? रूट 1 इज टू रूट 2 - 1 भी लिख सकते हो ना। तो देखो ऐसा कुछ रेशियो आ रहा है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखोगे तुम तो देखो यहाँ पे रूट वन माइनस रूट 0। तो भाई ये तो बस रूट 1 है ना। इस टू देखो रूट 2 माइनस रूट 1, मतलब ये क्या है तुम्हारे पास? रूट 2 - 1 ही तो है। ये रेशियो तुम्हारा होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर बात आई समझ में। अरे बोलो झमा अच्छा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ सेम मास सेम है, ठीक है, आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, A thrown upward with velocity v and B thrown downward with velocity v, then बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बोला जा रहा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग पे तुम खड़े हो और ये तुम्हारा क्या है? ग्राउंड है, ठीक है। एक बॉल को तुमने v स्पीड से ऊपर फेंका है और एक बॉल को तुमने v स्पीड से नीचे फेंका है। तो बताना है कि अगर ये बॉल A है और ये बॉल B है, जब दोनों ग्राउंड को हिट कर जाएंगे तो किस स्पीड से हिट करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखो एक रिजल्ट मैंने तुम्हें बताया था, अगर बॉल ए को तुम देखो तो बॉल ए को तुम देखोगे और इसको मान लो कि ये तुम्हारा रिफरेंस है, क्योंकि तुम बॉल को यहां से फेंके हो तो ये ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा।
उसके बाद क्या करेगा, वो नीचे आएगा, और जब वो इसी सेम लेवल पर आ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, v ही होगी, लेकिन उसका बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये मैंने बताया था कि नहीं, बिल्कुल बताया था मैंने। तो अब आप देखो कि चाहे बॉल ए को देखो चाहे बॉल बी को देखो, इसको भी v स्पीड से फेंका गया था और ये भी v स्पीड दोबारा यहाँ पे आके गेन कर ही ले रहा है। तो ग्राउंड को दोनों क्या करेंगे, ग्राउंड को दोनों सेम वेलोसिटी सेम स्पीड से हिट करेंगे। तो बोथ ए एंड बी स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी टर्म बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई देखो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों को स्पीड बी से फेंक रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों सेम स्पीड से यहाँ पे हिट भी करेंगे। बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आई। बोलोगे सर आपने ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना भाई, सिर्फ वो ग्राउंड पे एप्लीकेबल नहीं है कि ग्राउंड को ऐसे फेंके और दोबारा वापस आया, ग्राउंड को दोबारा सेम स्पीड से हिट कर रहा है ना भाई। जैसे मान लो इसकी टॉप मोस्ट हाइट ये है, यहाँ पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ये यहाँ पे ऐसे गया, ठीक है ना, और फिर दोबारा घूम के क्या आएगा, दोबारा घूम के यहाँ पे वापस गिरेगा ना, बिल्कुल। तो मान लो कि ऊपर जाते समय यहाँ पे इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी, सपोज मान लो। तो जब दोबारा ये घूम के इस पॉइंट से दोबारा जब गुजरेगा ना, तो दोबारा सेम हॉरिजेंटल लाइन में, मतलब सेम इस पॉइंट पे तुम्हारे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। उस समय क्या था कि ऊपर की डायरेक्शन में था, अब ये नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा। मान लो यहाँ पे ऊपर जाते समय इसकी स्पीड थी, मान लो सपोज करो 1 मीटर पर सेकेंड, तो सेम जब वो वापस घूम के आएगा और सेम पॉइंट से जब गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी बस चेंज हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन स्पीड उतनी ही रहेगी 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। जरा मुझे बताओ कि अगर तुमसे पूछ दे किसी भी क्वेश्चन में कि अगर तुम्हारे पास एक बॉल है, उसको तुम फेंके, याद रखना तुम जैसे ऊपर उसको फेंक रहे हो ना ऐसे करके, तो वो सेम पाथ में ऊपर गया ऐसे करके, और सेम पाथ में ऐसे ऊपर करके जा रहा है, और सेम पाथ में नीचे भी आएगा। ये बस दोनों को दिखाने का तरीका है अलग अलग। देखो ये ऐसे करके नहीं आता, ये ऊपर जाता है, ऊपर नीचे डायरेक्ट इसी सेम लाइन में आ भी जाता है, ऊपर ऐसे गया और डायरेक्ट नीचे आ भी जाता है। मैंने बस अलग अलग थोड़ा सा साफ दिखे इसलिए मैंने अलग अलग करके दिखाया। जैसे मान लो जब ये ऊपर जा रहा था, तो इस पॉइंट पर मान लो तुमको वेलोसिटी दी है v = 4 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर गया, रुका और दोबारा आया, और ऐसे ही सेम पाथ में आएगा, लेकिन मैं मान लेता हूं साफ साफ दिखाने के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो बताओ इस सेम लेवल में जो पॉइंट है उस पर स्पीड क्या होगी, तो उसकी भी स्पीड कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस समय क्या जा रहा था, वो ऊपर जा रहा था, और अब क्या आ रहा है, वो नीचे आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। बात आई समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में। अरे मजा दिला दी है सर, वाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। बाप रे बाप, इतना भयानक क्वेश्चन सर, बहुत इजी है भाई। फिजिक्स की खूबसूरती देखना, एक लाइन में उड़ा दोगे इसको सर। अब फ्रिक्शनलेस वायर ए बी, वायर कहां दिख रहा है तुम्हारे पास, ए बी ये दिख रहा है, ठीक है, ये वायर है, इज फिक्स्ड ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब ये जो वायर ए बी है तुम्हारा, वो हिल नहीं सकता, स्फीयर भी फिक्स्ड होना चाहिए। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो स्फीयर है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। A very small spherical ball slips on this wire। यहाँ पे एक देखो बॉल दिख रहा है तुमको, इस वायर के अलॉन्ग में स्लिप कर रहा है, देखो इस वायर के अलॉन्ग में स्लिप कर रहा है, ए बी वायर के। द टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू स्लिप फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी आने में इस बॉल को कितना टाइम लगेगा आपको बताना। बाप रे बाप। अब देखो भाई, मैंने बताया था कि जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो वैलिड होते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन में जब मोशन हो रहा हो तो, और जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रहा हो तो। ठीक है, चलो तो देखो ये जो तुम्हारा बॉल है वो स्ट्रेट लाइन में ही तो मूव कर रहा है, ये ए बी तुम्हारा वायर है और फिक्स्ड है, तो ये वायर हिलेगा नहीं, वायर वैसे का ऐसा ही रहेगा, ए बी वायर। तो बॉल यहां से देखो इस पाथ के अलॉन्ग में ऐसे आ रहा है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, लेकिन तुमको इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं पता है, तुमको एक्सीलरेशन भी चाहिए। क्या देखो कोई एक्सीलरेशन है, अगर खुली आंखों से देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली आंखों से देखोगे तो आपको दिखेगा। सर ने बताया था कि वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा क्या लगता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है जी। अब जो कि हम वेक्टर से डील कर रहे होंगे, एक्सीलरेशन से डील कर रहे होंगे, तो हमको डायरेक्शन क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो अगर ये जी है तुम्हारा,
तो क्या इस लाइन के अलॉन्ग में इसका कंपोनेंट आएगा? बिल्कुल आएगा। सर ने सिखाया था जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बन रहा होता है उस साइड कॉस वाला कंपोनेंट आता है। तो इस जी का इस साइड कंपोनेंट आएगा जी कॉस थीटा। देखो जी कॉस थीटा, और एक और कंपोनेंट आएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा? जी साइन थीटा होगा। क्या होगा? जी साइन थीटा होगा। लेकिन मोशन तो क्या हो रहा है? एबी के अलॉन्ग में हो रहा है ना, तो हमको इस कंपोनेंट से मतलब है, मतलब कि इस एबी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, ये मैं बताना चाह रहा था। कितना है? जी कॉस थीटा। क्या अब ये कांस्टेंट है? जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, थीटा तुमको दिया है, ये एंगल फिक्स रहने वाला है, क्योंकि भाई ये अगर फिक्स है और ये डायमीटर है तो थीटा भी तो फिक्स ही रहने वाला है। तो कॉस थीटा की भी कोई फिक्स वैल्यू आएगी, तो जी कॉस थीटा भी फिक्स वैल्यू होगी, मतलब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। और प्लस इस लाइन में स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो आप इस लाइन के अलॉन्ग में, एबी लाइन के अलॉन्ग में आप क्या कर सकते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। अब आपको टाइम फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाता हूं। ठीक है, अब मोशन इस लाइन में हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं कि इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं और इस वाले डायरेक्शन को निगेटिव मान लेता हूं। देखो एबी के अलॉन्ग में हो रहा है मोशन, एबी के अलॉन्ग में, तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को मैं निगेटिव मान ले रहा हूं। ठीक है, चलो आप कुछ भी मान सकते हो, इसको निगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले रहा हूं। तो क्या लिखा हुआ है? स्लिप्स ऑन दिस वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, और कभी भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी होती है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो क्या कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मतलब वो पॉइंट ए से इनिशियल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट किया, मतलब रेस से स्टार्ट किया, तो ये तो जीरो हो गया। अब एस कितना होगा? जो ए बी का लेंथ होगा, क्योंकि आपसे कहां से कहां का टाइम पूछा है, ए से बी तक का, मतलब ए से बी तक का, तो ये उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए बी का लेंथ, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन। अब जी नहीं रखोगे क्योंकि ए बी के अलॉन्ग में मोशन हो रहा है, और ए बी के अलॉन्ग में एक्सेलरेशन कितना आया है? जी कॉस थीटा। तो हाफ इंटू जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, जितना टाइम लगा उसको आने में। ए बी, अब ए बी कैसे फाइंड करें? अब देखो एक सर्किल का तुमको रूल सिखाता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई सर्किल है और सर्किल का अगर ये डायमीटर है, याद रखना ये क्या है, ये अगर डायमीटर है, तो क्या करो तुम, इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करो किसी भी सर्किल पे एक पॉइंट लेकर, और फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा? वो 90 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हो सेम केस यहां पर हो रहा है, सेम केस यहां पर हो रहा है। ठीक है, ये देखो तुम्हारा डायमीटर है, ये तुम्हारा देखो डायमीटर है, डायमीटर का लेंथ कितना होगा? ये आर है, तो पूरा कितना होगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, ये डायमीटर है, सर्किल पे कोई एक पॉइंट लो और दो लाइन से ज्वाइन कर दो। ये जो एंगल होता है वो कितना होता है? देखो 90 डिग्री होता है। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो ये पूरा कितना होगा? 2r जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है, तो मैं लगाता हूँ, क्या लगा दूं मैं भाई? साइन थीटा। साइन थीटा लगा दूं कि कॉस थीटा लगा दूं? चलो कॉस थीटा लगाता हूं। तो अगर मैं कॉस थीटा लिखूंगा, अगर मैं कॉस थीटा लिखूंगा, तो कॉस थीटा क्या होगा? बी बाई एच होगा ना भाई, बी बाई एच होगा। तो बेस तुम्हारा क्या हो गया? बेस तुम्हारा हो गया ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया तुम्हारे पास? पूरा एसी। एसी कितना होगा? डायमीटर का लेंथ कितना होता है? 2r होता है, इतना तो जानते होगे। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगा? यहाँ पे ए बी की वैल्यू हो गई 2r cos थीटा। बस ए बी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 2r cos थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू जी cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। देखो cos थीटा कट्टम कुट्टुम, इसको थोड़ा सा गलती करके सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू अंडर रूट 4r बाई जी। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, सो इट विल बी 2 अंडर रूट r बाई जी। मतलब तुम्हारा क्या हो गया? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई बात समझ में? बहुत सुंदर क्वेश्चन था। हाँ सर, बात आई समझ में, आगे बढ़ो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज 122.5 मीटर अबव अ रिवर। ठीक है, आफ्टर द बॉल हैज बीन फॉलिंग फॉर 2 सेकंड, अ सेकंड बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट डाउन आफ्टर इट, व्हाट मस्ट बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी बी सो दैट बोथ हिट द वाटर एट द सेम टाइम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। बोलोगे सर तो सब तो बेहतरीन ही क्वेश्चन है सर। बिल्कुल सबको ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर, जितना भी क्वेश्चन डाला हूं सारे बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो कुछ भी छोड़ना नहीं, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट हुआ है, बस सीखना और एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन को उड़ाना। अब बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, ड्रॉप्ड मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास जीरो होगी, इतनी बात समझ में आती है। अब बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज 122.5 मीटर अबव रिवर, अबव अ रिवर। एक रिवर है तुम्हारे पास, पानी है, पानी भर है, पानी पानी हो गई,
याद आया गाना? ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने 122.5 मीटर ऊपर एक ब्रिज है, तुमने क्या किया, यहां से एक बॉल को फटाक से गिरा दिया। ठीक है, ठीक है। आफ्टर द बॉल हैज बीन फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड, जब ये बॉल 2 सेकेंड तक क्या कर चुका, ट्रेवल कर चुका, तब आपने क्या किया, एक दूसरे बॉल को गिराया। मान लो ये फर्स्ट बॉल है और तुमने दूसरे बॉल को, सेकेंड बॉल को गिराया। ठीक है ना? अच्छा, व्हाट मस्ट बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी सो दैट बोथ हिट द वाटर एट द सेम टाइम, इसको कितने स्पीड से तुम फेंकोगे, कितने इनिशियल स्पीड से फेंकोगे, ताकि ये जो दोनों बॉल हैं वो दोनों सेम टाइम पे क्या करे, वो हिट करे। एट द सेम टाइम बोल रहा है, सेम टाइम पे क्या करे, हिट करे। बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रही है। सुनो, तो इसको क्या किया जा रहा था, ड्रॉप किया जा रहा था फर्स्ट बॉल को, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कि वो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है ना? चलो, तो मैं क्या करूंगा, नीचे का डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, ऊपर के डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूं। तो मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊंगा बॉल फर्स्ट के लिए, बॉल फर्स्ट के लिए। तो तुम्हारे पास u कितना है, 0 है फर्स्ट बॉल के लिए, तो s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर हो गया। डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव माने हो, तो 122.5 लिखूंगा इज इक्वल टू हाफ इंटू ए। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है g, और इसको तुमने पॉजिटिव माना है डायरेक्शन, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जी लिखोगे। जी को मैं मान के चलता हूँ, चलो 10 मान के चलता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो आप मान सकते हो कुछ भी। ठीक है, चलो इंटू टी स्क्वायर, तो कट्टम कुट्टुम करो भाई। ठीक है, कट्टम कुट्टुम करो, कट्टम कुट्टुम करो, कट्टम कुट्टुम करो। ठीक है, कट्टम कुट्टुम करोगे तो 2 इंटू 122.5 करोगे तो तुम्हारे पास ये 245 आ जाएगा। 245 भाई, इसको 9.8 मान लो भाई। ठीक है, डायरेक्ट कटता हुआ मुझे दिख रहा है, तो ये 9.8 हो गया इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बोलोगे सर आप कभी 9.8 मान ले रहे हो, कभी 10 मान ले रहे हो, अरे आप कुछ भी मान लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप मान के देख लो, आप 10 मान के देख लो। मैं यहाँ 9.8 इसलिए मान लिया क्योंकि 9.8 भी तो मान सकते हैं ना जी की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कट्टम कुट्टुम हो जाएगा। ये 25 बार में चल जाएगा भाई साहब, 25 बार में। ठीक है, करके देखो, 9.8 इंटू 25 करो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 5 40, और ये हो गया 49 इंटू 2 8 16, और ये 2 9 18, और ये हो गया 19। ये देखो 0 15 और ये 4 और 245, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये 25 बार में चल गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेकंड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट बॉल 5 सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाएगा। दोनों बॉल को सेम टाइम पे हिट करना है और दूसरे बॉल को 2 सेकंड बाद गिराया गया है, और पहला बॉल 5 सेकंड में हिट कर रहा है। तो अगर इसको भी सेम टाइम पे यहां पहुंचना है तो इसको ये सेम डिस्टेंस 3 सेकंड में ही क्या करना होगा, ट्रैवल करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है वो 5 सेकंड में यहां पहुंच रहा है और इस बॉल को ऑलरेडी 2 सेकंड लेट गिराया गया है। तो अगर सेम टाइम पे उसको यहां पहुंचना है तो क्या करना होगा, ये दूरी उसको 3 सेकंड में ही ना ट्रैवल करनी होगी। तो इसके लिए जो टाइम ऑफ ट्रैवल होगा वो कितना हो जाएगा, 3 सेकंड का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो 122.5 मीटर इज इक्वल टू यू इंटू टी, तो यू इंटू टी कितना मान लूंगा मैं, टी 3 सेकंड लूंगा, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर लिखूंगा। टी कितना होगा, टी तुम्हारा होगा 3 स्क्वायर। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा, तो इसको सॉल्व करो। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, अब यहाँ साइन कन्वेंशन है समझा रहा हूँ, ये नीचे का डायरेक्शन को पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लिया हूं, और यू भी पॉजिटिव और जी भी पॉजिटिव। तो हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर मतलब तुम्हारा कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है, इसको कट्टम कुट्टम करो, दिया हुआ तुम्हारे पास 4.5, कितना हो गया, 4.5 हो गया तुम्हारे पास। तो 122.5 माइनस दिस, तो 9.8 इंटू 4.5 करो, कितना होगा भाई, ये हो गया 8 5 40, 4 हासिल, और ये 49, और 8 4 32, 3 हासिल, और ये हो गया 39। ये हो गया 0 9 2 11 9 4 13 14, और ये तुम्हारा हो गया 441 आ रहा है क्या भाई, ये क्या आने लगा, 441 नहीं आ रहा भाई, ये 2 डेसिमल है। ठीक है, ये 2 डेसिमल है यहाँ पे, तो यहाँ डेसिमल लगेगा। 44.1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 44.1 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये तुम्हारा कितना आ गया, 122.5, इस पूरे वाले टर्म को सोल्व करके इधर में लाऊंगा तो ये माइनस 44.1 आएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू यू हो गया तुम्हारे पास। 122.5 माइनस 44.1, 122.5 माइनस 44.1, ये कितना होगा भाई, इज इक्वल टू तुम्हारे पास 3 यू आया है ना, 122.5
और ये 44 माइनस 1, ये तुम्हारे पास कितना हो गया, ये गया 4 बार में, और ये तुम्हारा क्या 12 में से 4, 12 में से 4 ये 8 हो गया, और ये तुम्हारे पास कितना 11 में से 4, 11 में से 4 78, तो ये 78.4 बाई 3 इज इक्वल टू यू आ गया इनिशियल। इसमें कट्टम कुट्टुम करो भाई, ये 2 बार में गया, ये 6 बार में गया, और 0.1 26.1 तुम्हारा हो जाएगा आंसर। 26.1 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई साहब, तुम्हारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई बात समझ में? हाँ सर, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सब कुछ मैंने बता दिया, सारा कुछ कवर कर दिया। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। बताना है तुमको वैल्यू ऑफ जी इज क्या होगा, बताना। -9.8 ms -2 प्लस 9.8 -2, और सी तुम्हारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, और डी हो जाएगा तुम्हारा नन ऑफ दिस। बताओ, आधे बच्चे मार देंगे इसको भाई टिक, जो कि गलत है। जी की वैल्यू पॉजिटिव, या फिर आधे बच्चे और मारेंगे ऑप्शन ए, या निगेटिव नहीं होती, वो डिपेंड करता है आप साइन कन्वेंशन क्या लेते हो। अगर आप नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे तो जी की वैल्यू हो जाएगी प्लस 9.8। अगर कोई दूसरा बच्चा नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव मान लेगा तो जी की वैल्यू हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकंड। तो साइन कन्वेंशन इज ओनली अप टू यू, आप क्या मानते हो। दोनों अलग अलग बच्चे जो साइन कन्वेंशन अलग अलग मानेंगे, दोनों अपने जगह पे सही है। तो जी की वैल्यू माइनस प्लस फिक्स नहीं होती, वो आपके साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करती है। तो माइनस भी पॉसिबल है, प्लस भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बात आई समझ में? हाँ सर, बात आई समझ में। ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट हो गया। अगला लेक्चर जो होगा वो ग्राफ्स पर होगा। जितने तरीके क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करवा दिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। जितना भी मैं क्वेश्चन लेक्चर में करवाता हूँ उसको आपको क्या करना है, दोबारा से रिवाइज करना है, खुद से बना के, तब जाके सीखोगे। ये नहीं कि बस टुकुर टुकुर अखबार से देख लिए, ऐसे कभी नहीं सीखोगे। खुद का दिमाग लगाना ही पड़ेगा। चलो फिर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।